Yes, so once again, good morning, everyone. Let's start or continue our topic, मुगल relation with other rulers. ठीक है, मैंने इसमें क्या बताया था आप लोगों को कि मुगल के जो रिलेशंस थे बाकी रूलर्स के साथ वो क्या कैसे थे। तो इसमें आपको वो एक्सप्लेन किया है, थोड़ा सा उसी के बारे में आपको एक मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि मुगल के रिलेशंस यानी कि मुगल्स जो है कैसे बिहेव करते थे अदर रूलर्स के साथ। अब इसमें क्या है, जो मुगल रूलर्स हैं वो कैंपेनिंग करते थे उन रूलर्स के अगेंस्ट जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, यानी कि जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को, उनकी बातों को नहीं मानते थे। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट वो लोग क्या करते थे, कैंपेनिंग करते थे, रिवोल्ट करते थे। ठीक है, रिबेल करते थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, बिकॉज व्हाट दे वांट, मुगल रूलर्स वांट टू एक्सपेंड देयर एम्पायर, है ना, वो अपना एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहते थे और वो चाहते थे कि जितना जो है लोग उनके अंडर में आ जाए, या जो जितने भी जो उन जो पर्टिकुलर रूलर्स हैं उनके पास जो एरिया है वो उनके अंडर में आ जाए और वो एक्सपेंड करे, यानी कि वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिशन कर रहे थे अपना। ठीक है, सो ये उन लोगों के अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट या कैंपेनिंग कर रहे थे जो उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, और कुछ ऐसे भी रूलर्स थे जो मुगल एम्पायर की या मुगल एम्प्रेस की जो है पावर देख के ऑलरेडी खुद से ही सरेंडर कर रहे थे, यानी कि खुद ही वॉलेंटियर जो वॉलेंट्री जाके जो है उनको ज्वाइन कर रहे थे, उनके साथ ऐड हो रहे थे। ठीक है, सम ऑफ देम वर रिफ्यूजिंग। ठीक है, और सम कुछ जो है उसमें से वॉलेंट्री दे वर ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इस तरह के जो थे उनके, जो आप देख सकते हो कि मुगल का क्या इम्पैक्ट था लोगों के ऊपर या रूलर्स के ऊपर, कि कुछ तो ऑटोमेटिकली जो है सरेंडर करके वॉलेंटियरली जो है उनको ज्वाइन कर रहे थे, कुछ जो है उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो जो जिनके अगेंस्ट मतलब जिनकी अथॉरिटी वो जो लोग नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट मुगल्स की, उनके अगेंस्ट वो कैंपेनिंग कर रहे थे। तो इसमें एक आपको एग्जाम्पल दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजपूत रूलर्स। मैंने आपको हमने ये पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी राजपूत रूलर्स वाली, कि एट द टाइम ऑफ द अकबर पीरियड जो अकबर क्या चाहता था कि जो राजपूत रूलर्स हैं वो क्या करें, उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, उनकी सर्विसेज को एक्सेप्ट करें। बट अकबर के टाइम पीरियड में ये सब चीजें नहीं हुई। ठीक है, तो जहांगीर जैसे जहांगीर का जो टाइम पीरियड था उसमें जो है कहीं ना कहीं जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया मुगल सर्विसेज को। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि राजपूत एंड मुगल के जो टाई अप हुए थे, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल दिया है कि पहले वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बट धीरे धीरे उन्होंने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। कुछ जो राजपूत रूलर्स की जो डॉटर्स थी उनकी भी मैरिज हुई थी मुगल फैमिलीज में। ठीक है, और उससे क्या हुआ, उनकी जो पोजीशन है उसका लेवल थोड़ा सा और हाई हो गया था। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको और एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा डिटेल में, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल द सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुगल अथॉरिटी को बहुत लंबे टाइम तक जो है रिफ्यूज किया, उनको एक्सेप्ट नहीं करा। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उन्होंने उसको इजीली जो है एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सो अब वो कैसे एक्सेप्ट हुआ, क्या हुआ, तो इसमें जो हमारे जो मुगल रूलर्स थे उनका ये मानना था कि हम जो है किसी को ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, हम किसी को मारेंगे भी नहीं। ठीक है, हम जो है उनको अपने अंडर में लेके वर्क करवाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये मुगल रूलर्स है। ठीक है, उन्होंने एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया पे जो है हमला किया। ठीक है, बैटल करने के लिए उनके अगेंस्ट आए, तो यहाँ का जो रूलर है, यहाँ से मुगल से हारने के बाद, ठीक है, वो क्या करेगा, मुगल से हारने के बाद मुगल के रूलर्स उसको क्या बोलेंगे, मुगल के एम्प्रेस की, आप जो है आपका जो एरिया है आप उसी पे ही रूल करो, उसका ध्यान रखो। बट अब आपको जो है हमारे अंडर में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया जो है वैसे मुगल के अंडर में आ गया था, बट मुगल ने क्या किया, इसको असाइन कर दिया कि ठीक है तुम जो है इस पर्टिकुलर एरिया और रीजन का ध्यान रखोगे और जो है तुम हमारे अंडर में ही काम करोगे। तो मेन जो मुगल एम्परर्स या मुगल रूलर्स थे उनका यही मानना था कि हम लोग किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, हम सबको जो है आपस में लेके चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, एंड लोगों को हराने के बाद भी वो उनको जो है उनका लैंड देते थे, यानी कि उनका जो एरिया या रीजन है उनको देते थे, और उनको क्या बोलते थे कि आप इसी को ही संभालोगे, बट अब इसको आप हमारे अंडर में रह के संभालोगे। ठीक है, so once defeated however they were honorably treated by the Mughals। जो भी हार जाता था उनको वो ऑनरेबली विद ऑनर्स ट्रीट करते थे, किसी को कुछ भला बुरा या बहुत ही गंदी तरीके से नहीं ट्रीट करते थे। ठीक है, गिवन देयर लैंड्स, उनको अपना ही लैंड दे देते थे, है ना, इस लैंड को वतन बोला गया है। ठीक है, और आपको क्या है इसका पूरा अच्छे से ध्यान रखना है।
ठीक है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स, ठीक है, वो क्या करते थे, केयरफुली बैलेंस करके चलते थे कि वो किसी को जो है ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, ठीक है, उनको सबको जो है बैलेंस करके साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। सो their opponents enable the Mughal to extend their influence over many king and chieftains, ठीक है। तो ये सब देख के जो है बहुत से लोग जो है इन्फ्लुएंस हो गए थे मुगल के इस बिहेवियर को देख के। तो कहीं ना कहीं मुगल के रूलर्स जो है लोगों के साथ बहुत अच्छे भी रहे हैं, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। बट क्या हुआ, धीरे धीरे ये बैलेंस को मेंटेन करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता गया। अब ये डिफिकल्ट किसके टाइम पीरियड में हुआ, ऐसा कब हुआ था, ये हुआ था औरंगजेब के टाइम पीरियड में, जब उसने शिवाजी को इंसल्ट किया था, ठीक है। अब जैसे ही उसने शिवाजी को इंसल्ट किया तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है फेस करने पड़े थे, है ना। तो वहां से जो है मैंने आपको बताया था औरंगजेब के बाद से जो है मुगल का जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होना यानी कि टूटना शुरू हो गया था, ठीक है। तो अब यही है कि आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, अब बाकी के अदर रूलर्स के साथ आपको उनको भी उतना ही जो है रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। आप किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते। अब जैसे ही उन्होंने देखो शिवाजी को इंसल्ट किया तो उसके सामने क्या हुआ, शिवाजी ने उनको रोक लिया वहां पे डेक्कन में, आगे वो जा रहे थे अपना और एक कैंपेनिंग वगैरह सेटअप करने, तो शिवाजी ने आके वहां पे उनसे बैटल कर लिया, ठीक है। सो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे कि उनका जो कैसे जो बाकी रूलर्स के साथ रिलेशन रहा, बहुत सारे रूलर्स के साथ रिलेशन उनका अच्छा रहा, बट जैसे ही औरंगजेब आए तो उन्होंने सब खराब कर दिया, वो उस बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि औरंगजेब का कुछ अपना ही अलग से लॉजिक्स थे, अपनी ही अलग से थिंकिंग थी, उनको अपना ही रिलेशन, अपना ही जो है उनको रिलीजन, मतलब वो मेन जो उनका जो औरंगजेब और शिवाजी की जो लड़ाई हुई थी, ये जो चीज हुआ था, ये किस वजह से हुआ था कि औरंगजेब जो है अपने ही रिलीजन को अलग मतलब लेके चलते थे, ठीक है। वो लोगों की ज्यादा नहीं सोचते थे, वो इंडियनाइज्ड भी नहीं हुए थे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी उस टाइम के टाइम पीरियड की, ओके। यस, नाउ नेक्स्ट इज मनसबदार एंड जागीरदार। अब मनसबदार और जागीरदार क्या होता है, ये उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, यानी कि जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो कैसे चलता था, वो इन दो के ऊपर चलता था, मनसबदार एंड जागीरदार के बेस पे, ठीक है। तो ये मनसबदार जो और जागीरदार है जो, ये एक तरह से सिस्टम हुआ करते हैं वहां पे उस टाइमिंग के लिए। हमने देखा था कि हर जो भी एम्पायर, जो भी किंगडम जो सेटअप हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है, वो कैसे वर्क करेगा, वो सब क्या किसका काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। तो वैसे ही मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में भी क्या हुआ था, मनसबदार और जागीरदार के दो सिस्टम आए थे, यानी कि दो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे, जिससे पूरा मुगल एम्पायर जो है एक तरह से वो संभाल के बैठे थे, या मुगल एम्पायर को कैसे चलाना है वो उन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है। इसी वजह से जो है मुगल एम्पायर बहुत अच्छे से चला था, ठीक है। अब क्या था, वो इतना ज्यादा एक्सपेंशन कर लेते थे, है ना। हम ये चीज स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हर किंग जो है एक्सपेंड तो बहुत कर लेता, बट उसको उसको संभालने के लिए पर्टिकुलर पूरे एम्पायर को संभालने के लिए उसको अपने अंडर में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो यहाँ पे भी वही हुआ, उन्होंने जो है इतना सारा अपना एम्पायर को जो है एक्सपेंड कर दिया था, तो उनको क्या थी, अब लोगों की जरूरत पड़ने लग गई थी उसको संभालने के लिए, ठीक है। सो एज द एम्पायर एक्सपेंडेड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन, द मुगल रिक्रूटेड डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल, यानी कि उनको क्या हुआ, उन्होंने बहुत से लोगों को रिक्रूट किया, अपॉइंट किया, ठीक है। ठीक, अब उसमें क्या थे पहले, अब क्योंकि बाबर जो है वो टर्की से आए थे, ठीक है। तो पहले क्या था, उनके उस जब वो रिक्रूटमेंट कर रहे थे और लोगों को अपॉइंट कर रहे थे, तब उनकी फैमिली, यानी कि तब उसमें वो कौन था, कौन से लोग थे, सिर्फ टर्किश नोबल ही थे, टर्किश लोगों को ही वो अपॉइंट कर रहे थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाकी के एरियाज में भी अपने आप का एक्सपेंशन करने लगे, तो और भी तरह के जो नोबल्स हैं, नोबल्स मीन्स जो उनकी कंसल्टेंट है, जो उनको राय देते हैं, ठीक है। तो और भी जो है कंसल्टेंट नोबल्स वगैरह जो है इंक्लूड होने लगे, तो उसमें कुछ ईरानियंस भी थे, कुछ इंडियंस भी थे, मुस्लिम, अफगान, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप, ठीक है। तो पहले सिर्फ क्या थे, टर्की के कुछ नोबल्स थे, क्योंकि वो जो बाबर थे वो टर्की की तरफ से आए थे, इसलिए जो है टर्किश नोबल्स थे पहले। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो और भी एरियाज में और भी रीजन्स में एक्सपेंड कर रहे थे, तो उनके जो नोबल्स हैं उनके अंडर में वो भी अलग अलग कास्ट के या अलग अलग ग्रुप के आने लग गए थे। So those who joined मुगल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसाबदार्स, यानी कि जो मुगल सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं, रिक्रूट करते हैं, जिनको रखा जाता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, मनसाबदार्स बोला जाता है,
ठीक है, जो मुगल सर्विसेज में ज्वाइन होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनको मनसबदार बोलते हैं। द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब। मनसब मींस वो एक पोजीशन होल्ड करता है। अब बहुत सारी पोजीशन होती है मनसबदार के अंदर, लेवल 1 से लेके लेवल 10 तक, या आप जितना भी अब देखो, ठीक है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में क्या होता है, पहले कांस्टेबल होता है, फिर उससे भी बड़े जो उनके सीनियर्स होते हैं, और बड़े सीनियर्स होते हैं। तो वैसे ही मनसबदार में एक रैंक होती है, फर्स्ट से लेके बहुत सारी रैंक्स होती हैं, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल को उनकी रैंक, उनकी पोजीशन दी जाती है। अगर वो हाई लेवल की रैंक पे है तो यानी कि वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, तो उसकी उसकी जो सैलरी होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। उसको जो चीजें, उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी वो भी उसी के अकॉर्डिंग दी जाएगी, है ना। और जो कम लेवल पे, जो छोटे लेवल पे, तो उसकी सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग होगी, प्लस उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही दी जाएगी कि जितनी वो हैंडल कर सके। So the term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. यानी कि जो position और rank को hold करता है उसको क्या बोलते हैं, mansab. So it was a, एक तरह से grading system है, मुगल्स के अंडर में यूज होता था, ठीक है। जिस वजह से क्या होती है, रैंक फिक्स होती है, सैलरी फिक्स होती है, एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि उसको क्या चीजें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें उसको कितनी देनी है। अगर हाई लेवल है तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा, उसकी सैलरी भी बहुत हाई होगी, प्लस उसको जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी वो भी बहुत हाई लेवल की होगी। और उसी तरह अगर वो कम लेवल का होगा तो यानी कि उसकी जो सैलरी है वो भी कम होगी, प्लस उसका जो वर्किंग है वो भी उतना कम ही रहेगा, ठीक है। सो रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये रैंक और जो सैलरी है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में बनती है, जिसको हम जात बोलते हैं, ठीक है। तो हायर द जात यानी कि ज्यादा, जिसकी ज्यादा जात यानी कि ज्यादा रैंक होगी, ज्यादा वैल्यू होगी, उतना ही वो प्रेस्टिजियस होगा वहां पे कोर्ट के अंदर, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही होगी, ठीक है। और उतनी ही ज्यादा उसकी सैलरी होगी, यही चीज मैंने आपको बताया, ठीक है। जितनी ज्यादा उसकी रैंक होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा उसकी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी सैलरी भी होगी, और उतना ही ज्यादा जो है उसकी जो पोजीशन होगी कोर्ट के अंदर वो हाई होगी, है ना। अब ये मनसबदार का काम क्या होता था, मनसबदार इज मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। अब उनका क्या काम क्या होता था कि वो जो एरिया उनको दिया गया है, जो जैसे ये रीजन है, उसमें एक रीजन जो है मनसबदार को दे दिया, दूसरा रीजन दूसरे मनसबदार को दे दिया, किसी को कोई अगर छोटे लेवल का मनसबदार है तो उसको छोटा रीजन दे दिया, ठीक है। तो इनका काम क्या होता था कि ये अपने एरिया में जो मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जितने आपको घुड़सवार, ठीक है, कैवलरी मैन यानी कि घुड़सवार जो घोड़े पे बैठ के लड़ाई कर सके, जितनी जरूरत है उतना ही रखें, उतने उतने जो है लोगों को मेंटेन करें। यहाँ पे ये जैसे ए है, ठीक है, यहाँ पे बी भी है जो अपना क्या काम करेगा, अपनी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करेगा, जितने नंबर ऑफ कैवलरी मैन या सवार उसको चाहिए होंगे वो उतने ही रखेगा, ठीक है। सो अब ये क्या होता है, ये मनसबदार जो है अपने जो भी जितने भी कावलरी मैन या हॉर्सेस वगैरह है, जो घुड़सवार वगैरह है, उनको उनका जो है पूरा रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि कभी अचानक से कुछ चेकिंग के लिए, जैसे मुगल एम्पायर में से कोई बड़ा चेकिंग के लिए आ जाए, ठीक है, कोई इंस्पेक्शन की टीम आ जाए, तो ऐसे नहीं हो कि वो यहाँ पे जो जब वो जितने रजिस्टर कराए हैं उसने घुड़सवार, अगर उसने 10 रजिस्टर करवाए हैं तो कहीं वो यहाँ पे सिर्फ 9 ही ना हो, ठीक है। और अगर यहाँ पे 9 है तो कहीं वो 10 ना दिखा रहा हो। तो पूरा अच्छे से जो है इनका रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन होता था, प्लस हर एक, जैसे हर एक जो मनसबदार है उसकी जो है ब्रांडिंग की जाती थी, यानी कि उधर उसके अंडर में जो सवार थे, जो कैवलरी मैन थे, उनकी जो है सील वगैरह भी लगाई जाती थी उनके हॉर्सेस के ऊपर, ताकि जो है वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। या जो मनसबदार हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके कुछ जो है किंग के अगेंस्ट कुछ धोखा ना कर दें। तो अब धोखा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनको जो है उनको मेंटेन करने के लिए जो है मुगल एम्पायर को ही सैलरी देनी पड़ती थी, है ना। तो वो खुद से तो नहीं कर पाते थे, तो इसलिए पूरा जो है उन जो घुड़सवार वगैरह है, जो कैवलरी मैन है, उन सबका जो है प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखा जाता था कि जितने लोग हैं उतनी ही सैलरी मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। उनके हॉर्सेस के ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती थी, स्टैंप लगा दी जाती थी कि ये इस पर्टिकुलर मनसबदार का जो है हॉर्स है या घुड़सवार है, ठीक है। एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज अ सैलरी, ठीक है। और उनको क्या होता था, ये सब जो सवार वगैरह को सैलरी देते थे, क्योंकि वो अगर उनके लिए फ्री में तो काम करेंगे नहीं मनसबदार और किंग के लिए, है ना। तो इसलिए क्या होता था, उनको सैलरी में पे किया जाता था, मतलब कैश में पे किया जाता था।
अब वही चीज है कि वो सैलरी भी कहाँ से आएगी, तो ऑब्वियसली जो रेवेन्यूज वगैरह उस टाइम के जो पीजेंट्स वगैरह से मिलते थे, जो टैक्सेस लगा के वो लोगों से इकट्ठा करते थे, तो उसके बेसिस पे जो है उनको सैलरी मिलती थी। जैसे हमने इक्ताज में पढ़ा था, सेम जो है ये चीज भी वही है कि रेवेन्यू सिस्टम था। रेवेन्यू सिस्टम कहाँ था, पीजेंट जो मनसबदार होते थे जिनको पर्टिकुलर एरिया असाइन कर दिया जाता था, तो उनका काम क्या होता था, उनका काम यही होता था कि वो क्या करे, अपने एरिया के जो लोग हैं उनसे क्या करे, रेवेन्यू या टैक्स इकट्ठा करें। ठीक है। सो और मनसबदार की जो सैलरीज आती थी वो भी इसी रेवेन्यू में से आती थी, और जो उनके जो सवार थे, जो कैवलरी मैन थे, उनकी भी सैलरी जो है इसी में से ही आती थी। तो इसलिए जो है मुगल एम्पायर को पूरा चेक रखना पड़ता था कि जितना उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने को बोला है उतना वो करते भी हैं क्या, कहीं एक्स्ट्रा भी नहीं होना चाहिए, कहीं कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेम वही था आपका ये सिस्टम। But unlike Mukti's, most Mansabdars did not actually reside in or administer their जागीर। अब जैसे हमने मुक्तीज वाले में क्या पढ़ा था, इक्ता और इक्तादार्स में, कि उनको जब जो लैंड असाइन होती थी, जो एरिया असाइन होता था, तो वो उसी के अंदर ही रहते थे। ठीक है। बट यहाँ पे क्या था, मनसबदार के अंदर मनसबदार खुद इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहता तो चलता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने किसी सर्वेंट को भी भेज सकता है जो है रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए। बट जो है मुक्तीज वाले में या इक्तादार्स में ऐसा नहीं होता था, वो पर्टिकुलरली उसी एरिया में रहते थे और वो खुद ही कलेक्ट करते थे रेवेन्यू। जबकि मनसबदार में ऐसा क्या है, जरूरी नहीं है कि वो वहां पे ही रह रहे हो। ठीक है, तो वो अपने किसी सर्वेंट को भी भेज सकते हैं जो है वहां पे टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो ये एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सो अब ये बता रहा है कि जो मुगल एम्पायर के पीरियड में जब ये जो सिस्टम चला था मनसबदार और जागीरदार वाला, तो अकबर के टाइमिंग पे ये बहुत अच्छे से चला था। क्यों चला था, क्योंकि अकबर ने उसको केयरफुली असिस्ट किया था कि कितना रेवेन्यू आना चाहिए, कितना रेवेन्यू जो है कहीं कुछ एक्स्ट्रा इनकम तो नहीं आ रही है, कहीं पे कुछ जो है गलत तो नहीं हो रहा किसी पीजेंट के साथ, तो वो पूरा जो है अच्छे से एक्सेस करते थे। ठीक है, पूरी उनकी सैलरी को कि कितने उनके जो सवार है या कैवलरी मैन है उनको पूरा प्रॉपर इक्वली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, जितने मनसबदार थे उनको उनका जो पर्टिकुलर रीजन उनको दिया गया उनसे जो है प्रॉपर उनको रेवेन्यू आना है। ठीक है, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो पूरा प्रॉपरली केयरफुली एसेस करते थे। ठीक है, अकबर अपने टाइमिंग में बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर करा था। मतलब हमने यही पढ़ा था कि अकबर का जो टाइम पीरियड था, उन्होंने उनका मेन क्या था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज बहुत अच्छे से निकाली थी। तो उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से वो एक्सेस करते थे चीजों को। वहीं पे औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, सब कुछ खराब होने लग गया था। ठीक है, यानी कि जितना वो अब क्या था, जो मनसबदार, जो नंबर ऑफ मनसबदार है वो क्या हो गए थे, इंक्रीज होने लग गए थे, बट उनके पास उतनी जो है जमीन नहीं थी, जागीर नहीं थी। तो इससे क्या हो गया था, प्रॉब्लम्स आ गई थी। नंबर ऑफ जो मनसबदार है वो इंक्रीज होने लग गए थे, बट जागीर उनके पास कम होने लग गई थी। अब जिनके पास जागीर थी पहले से, तो वो भी क्या करते थे, वो ये सोचते थे कि ये जागीर जो है कभी भी हमारे हाथ से चली जाएगी, तो इससे अच्छा हम पहले ही जो है जितना हो सके रेवेन्यू इकट्ठा कर ले। तो इससे बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ था उस टाइमिंग पे। ठीक है, लोग जो है फिर ऐसे लालच करने लग गए थे उस टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ था, पीजेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था, उनको बहुत ज्यादा सफर भी हुआ था। और औरंगजेब वॉज अनेबल, और ये सब वो जो है एक्टिविटीज को कंट्रोल ढंग से नहीं कर पा रहा था, जिससे लोगों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था। यानी कि औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड में सब कुछ या आधी से ज्यादा चीजें खराब ही करी है। अब ये सब चीजें आप देखो, मनसबदार और जागीरदार वाला अकबर के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से चल रहा था, बट औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई थी। उनके पास मनसबदार तो बहुत ज्यादा हो गए थे, बट लैंड कम हो गए थे। अब जिनके लैंड कम हो गए थे, तो लोगों को ये लगता था कि अरे अब तो ये लैंड जो है हमारे हाथ से चली जाएगी, किसी और मनसबदार के पास चली जाएगी, तो जब तक हम इस लैंड पे हैं तो हम क्या करें, हम इस पे इससे जो है जितना हो सकता है लोगों से रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो है हमारे पास कुछ ना कुछ सेविंग रहेगी। तो ये लोगों की, यानी कि ये जो उस जो मनसबदार थे, उनकी ये थिंकिंग ने क्या किया, बहुत सारे पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट किया, खराब किया। और औरंगजेब जो है उनको ये जो है चीजों पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे ढंग से। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जो है औरंगजेब के टाइम पीरियड का। सो पीजेंट्री देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली, बहुत बुरी तरह से जो है वहां के लोगों ने सफर किया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी मनसबदार एंड जागीरदार, ये उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से चला था, बट एट द टाइम ऑफ औरंगजेब ये सब कुछ खराब हो गया था। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज दी जब्त एंड जमींदार। ठीक है, जब्त भी आपने टर्म सुना होगा, जमींदार भी टर्म सुना होगा।
ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में हमारा कंटिन्यू करेंगे। ओके, हमने हमने अभी आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें रेवेन्यू जो है कलेक्ट किया जाता है। अब रेवेन्यू, ये जो आपका जब्त और जमींदार जो टर्म है या ये जो सिस्टम है, ये आपका रेवेन्यू सिस्टम है। ठीक है, कि जब्त यानी कि लोगों से कैसे जो है रेवेन्यू जो है लिया जाता था, और ये जब्त जो टर्म है मैंने आपको बताया था, आपने सुनी होगी, जिससे आप ये नॉर्मल है, जैसे पुलिस वगैरह के बारे में आपने सुना हो कि वो जो है कि उन्होंने किसी का सामान जब्त कर लिया है। ठीक है, तो ये जब्त जो टर्म है आप सुनते आ रहे हैं अभी भी। तो आप देखो ये इसका जो है स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, मुगल एम्पायर के पीरियड से स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, सो अब जब्त तो मैंने आपको बता दिया, जब्त इज दी रेवेन्यू सिस्टम, जो रेवेन्यू सिस्टम है उसको जो है जब्त बोला गया है। ठीक है, और जमींदार कौन होते हैं? ठीक है, तो जमींदार वो लोग होते हैं जो एक एज अ इंटरमीडिएटरी काम करते हैं इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, यानी कि बीच के लोग जो होते हैं ना, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? जमींदार बोला जाता है, जिनका काम क्या होता है? लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करना। यानी कि इंटरमीडिएटरी पर्सन होते हैं, बीच के जो लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, अब बिकॉज किंग तो कहीं नहीं जा सकता अपना जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने, तो वो क्या करता है? एक इंटरमीडिएटरी असाइन करता है कि जो पीजेंट से जाके क्या करता है? रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक है, तो जो जमींदार जो टर्म है वो मुगल से मिली थी हमें, मुगल्स के लोगों से मिली थी, वो लोग ये टर्म यूज करते थे। सो इट टू डिस्क्राइब दी इंटरमीडिएटरीज, यानी कि जो बीच के लोग होते हैं, वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ विलेजेस या पावरफुल चीफटेन्स होते हैं। ठीक है, वो लोग जो है जमींदार की कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है? ऑब्वियसली एम्पायर को चलाने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए होता था, और मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू जो है कहाँ से आता था, तो मेन सोर्स ऑफ द इनकम वाज दी जो पीजेंट्स यानी कि जो फार्मर्स जितना प्रोड्यूस करते थे उनके ऊपर वो टैक्स लगा के जो है इनकम कमाते थे। सो द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर वाज टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द पीजेंट्री, यानी कि जो उनको ये रेवेन्यू जो है कहाँ से मिलता था? वो जो टैक्स लगाते थे पीजेंट्रीज के जो प्रोडक्शन होता था उसके ऊपर। ठीक है, तो उसको जो है मतलब वहां से जो है हमें रेवेन्यू मिलता था। देन हमने जब्त पढ़ा कि जब्त इज दी रेवेन्यू सिस्टम, और जमींदार टर्म हमने पढ़ी है कि वो लोग होते थे जो एज अ इंटरमीडिएटरी वर्क करते थे। अब ये जो सिस्टम है, ये जो जब्त वाला सिस्टम है, ये जो रेवेन्यू सिस्टम है, ये किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो ये जो सिस्टम है अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर यानी कि कौन थे? तोदरमल थे। ठीक है, तोदरमल जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे मुगल एम्पायर के, ये अकबर के टाइम पीरियड की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो ये जो तोदरमल थे ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। किसके फाइनेंस मिनिस्टर थे? अकबर के टाइम पे, यानी कि अकबर के यानी कि मुगल एम्पायर के फाइनेंस मिनिस्टर थे एट द टाइम ऑफ अकबर्स पीरियड। ठीक है, तो इनका क्या था? इन्होंने ही रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। अब ये इंट्रोड्यूस करने से पहले, इस चीज को जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले उन्होंने क्या किया? स्टडी करी। ठीक है, उन्होंने केयरफुली सर्वे किया 10 साल तक कि वो कैसे जो है कैसे और कितना कितना लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं आप जाके किसी को भी बोल दोगे कि आपको इतना टैक्स देना है, आपको इतना टैक्स देना है। अब वहां पे उनका कितना कल्टीवेशन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी तरीके की क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, तो वो सब का उन्होंने पहले एनालाइज किया, उसका सर्वे किया, फिर उन्होंने जो है अकॉर्डिंग टू द डेटा जो उनको कलेक्ट किया उन्होंने, तब उन्होंने जाके वो टैक्स जो टैक्स है वो फिक्स किया कि पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर अगर पूरी लैंड पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, हाफ लैंड पे कल्टीवेशन हो रहा है, तो वो कितना टैक्स देगा, पर्टिकुलर जितनी क्रॉप्स ग्रो हो रही है उस पर उनको कितना टैक्स देना है। तो हर एक क्रॉप पे जो है अलग अलग टैक्स होता था, किसी का हर किसी का टैक्स जो है सेम नहीं होता था, क्योंकि हर किसी की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो भी सेम नहीं थी। तो अकबर का उस टाइम पे ये था कि वो सबको हैप्पी रखे, सबको खुश रखे, तो वो बहुत अच्छे से जो है चीजों को एसेस करते थे अपने टाइम पीरियड में, और फिर जो है आगे कुछ स्टेप लेते थे।